नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं हमारी नई सीरीज होगी जो कि क्लास 11th पॉलिटी की होगी। 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके अलावा बाकी एमसीक्यूज आपके बहुत जल्द ही अपलोड होते चले जाएंगे। तो चलिए, जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी मिड से लिए गए हैं, जिससे आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी इससे कवर अप हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ डैश is to provide a set of basic rules that allow for minimum coordination amongst the member of society। तो देखिए, आपसे पूछा गया है क्या कि पहला फंक्शन होता है किसका। ये पहला फंक्शन है जो क्या करता है कि बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे मिनिमम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे जो भी लोग रह रहे हैं सोसाइटी में। तो ये कौन करता है? तो ये करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया अ डैश इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो कौन सी ऐसी बॉडी होती है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बॉडी है? अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। तो जिसके थ्रू स्टेट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब स्टेट को बनाया जाता है और स्टेट को गवर्न किया जाता है। तो ये कौन सी बॉडी की बात हो रही है? तो ये भी जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जहां पर मोनार्की होता है मतलब किंग की जहां बात होती है उसकी बात करी गई है। मोनार्क डिसाइड्स इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन। तो देखिए, जहां पर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? तो किंग डिसाइड करता है, मोनार्क डिसाइड करता है। लेकिन अगर सोवियत यूनियन की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है वो कैसा पार्टी सिस्टम है? तो ये आ गया आंसर में, तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर वन जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डिसाइड करती है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन सोवियत यूनियन की बात करी जाएगी, चाइना की बात करी जाएगी तो वहां पर यूनी पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। इसमें कहा गया है इन डैश द पीपल गेट्स टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो कौन सा ऐसा इसमें है जिसमें गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की पावर पीपल के पास है, लोगों के पास है? तो मोनार्की में तो बिल्कुल भी नहीं है, एनार्की भी नहीं है। इसका आंसर है डेमोक्रेसी। जैसे भारत है तो भारत में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपनी सरकार को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया ही नहीं, जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब में एक तरीके से डेमोक्रेसी ही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ में देखिए कहा गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टांसेस। तो ज्यादातर केसेस में क्या बात करी गई है? डैश गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। तो लॉज एंड पॉलिसीज को डिसाइड कौन करता है ये आपको बताना है। दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो देखिए, यहाँ पर मेनली बात करी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है कि जो लॉज बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है, वो बनाता कौन है? तो ये बनाता है पार्लियामेंट। ठीक है, जुडिशरी लॉज नहीं बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगी। कौन बनाता है लॉज? पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है जो ये स्पेसिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि कौन पावर, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसके पास पावर है कि वो सोसाइटी में कोई डिसीजन ले सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड में कहा गया इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और यही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों दोनों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए सेकंड फंक्शन दिया था, तो थर्ड फंक्शन में क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, सिटीजन के साथ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकती है, कुछ ना कुछ उसकी लिमिट है। ठीक है, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स को कोई भी चीज हार्म नहीं करनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट को हार्म करेगी तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई भी पर्सन जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज सरकार नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखिए क्या कहा गया, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देती है? बिल्कुल सही है, लिमिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन होगा, तभी तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। मतलब सरकार जो भी काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। इसका मतलब वो पावर को लिमिट कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा गया द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए सबसे कॉमन तरीका क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि क्या सर्टेन मतलब स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उसको अब सरकार तोड़ नहीं सकती है और वो सिटीजन को ही दिए जाएंगे, जो भी नागरिक है उस देश के उसको दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं और उसको कोई भी सरकार जो है वॉयलेट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन से राइट्स हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करी गई है, जैसे फ्रीडम ऑफ साइंस है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, एसोसिएशन है, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड है, बिजनेस है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो भारत में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल इस समय, ठीक है, जिसमें अगर आपको बता दें EFEREC, इससे आप लोग याद कर सकते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला ऐसे है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, रिट्स आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका एक कंट्री है विच हैड गिवन डीप हिस्ट्री ऑफ डैश। तो यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग करता था पहले, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सरकार आई उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, या ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया जिससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तो सरकार अब उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल समाप्त करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th में कहा गया है द DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ऑल्सो इंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पायरेशंस ऑफ द डैश। तो किसके एस्पायरेशंस को कंप्लीट करता है DPSP, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो DPSP जो है वो पीपल, जो लोग हैं वहां पर, जो जनता होती है, उसके एस्पायरेशंस को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और मेनली अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में 2-3 तरीके के मेन DPSP हैं, जैसे सोशल हो गया, वेलफेयर हो गया, और 3 पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं, सोशल हो गया, वेलफेयर हो गया, और एक गांधीयन है। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल जो है हमारी DPSP में मेनली मेंशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब चौथा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इनेबल द डैश टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। अब मतलब किसको, एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी जो होती है, जो भी सोसाइटी चाहती है उसकी एस्पिरेशंस को कौन कंप्लीट करेगा, तो वो कंप्लीट करता है हमारा सरकार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि जितने भी एस्पिरेशंस हैं सोसाइटी के, समाज के, ठीक है, और ऐसी कंडीशंस बनाई जाए कि उन एस्पायरेशंस को अचीव किया जाए। तो ये करता कौन है, तो गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, इंडोनेशिया द गवर्नमेंट इज एंजॉइंग टू एस्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम कहाँ क्रिएट किया गया, तो इंडोनेशिया में क्रिएट किया गया। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द पुअर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो पुअर है, मतलब जो पढ़ नहीं सकते, जो गरीब लोग हैं, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। तो जो गरीब और मतलब ये कह सकते हैं पुअर बच्चे हैं, उनको देखने सुनने के लिए, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा कौन उठाता है, सरकार उठाती है। दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही सेम चीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है, जो उनके माँ बाप हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देंगे, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कहा गया, असर्शन और रीजन दिया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी लोगों की वहां पर क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो असर्शन दिया गया। रीजन में कहा गया दिस मीन्स दैट द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी चीज है जहां पर एक पीपल की बात नहीं होती है, सारे के सारे पीपल जो हैं वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक कलेक्टिव, ये कह सकते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स की बात होती है, कलेक्टिव जो बिहेवियर है उसकी बात हो रही है, कलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, और वो कलेक्टिव अप्रोच किसका है, लोगों का है। ठीक है, तो सारे लोग को एक मान के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां पर उनकी आइडेंटिटी को बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है।
नेक्स्ट पे आते हैं 14th क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड है। इसमें कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी या क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। तो क्या एथनिक आइडेंटिटी हमारे भारत के संविधान में कोई क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट मेक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया राइटिंग ऑफ द न्यू डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है? आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन। तो जब सद्दाम हुसैन की जब डेथ हुई है, जो मारा गया है, तो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत कठिन काम हो गया था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बहुत सारे एथनिक ग्रुप और कंट्री, मतलब बहुत सारे एथनिक ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो संविधान बनाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। तो ये किस कंट्री की बात हो रही है? तो इराक की बात हो रही है। तो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। द डैश हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो लोग सोचेंगे पीपल करते हैं, तो नहीं, पीपल नहीं करते, प्रेसिडेंट करता है भारत में। ठीक है, 17 में कहा गया द डैश इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे। तो कौन सा ऐसा सुप्रीम लॉ है जो सभी को ओबे करना होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जिसको सभी को ओबे करना है, चाहे कोई भी बहुत छोटा आदमी हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे बहुत अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी रेस, किसी भी धर्म का हो, सबको ओबे करना है। इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रेस को नहीं दी जाएगी या किसी कास्ट को नहीं दी जाएगी या किसी रिलीजन को नहीं दी जाएगी, ये सबको दी जाएगी। तो किसी के लिए लिमिटेड नहीं है, बस कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने चाहिए, तो अगर वो फुलफिल करते हैं तो सिटीजनशिप मिल जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे यहाँ पर बात करी गई इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। तो जैसे भारत है, उसी तरीके से और भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इसको रखा गया है, और वो क्या बताता है कि वो उसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, वो बताते हैं कि स्टेट क्या होगा, स्टेट कैसे काम करेगा, कैसे उसको बनाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 19th क्वेश्चन में कहा गया विच कंट्री डू नॉट हैव सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा सके? मतलब इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रिटेन या यूके। ठीक है, रादर देन दे हैव अ सीरीज ऑफ, मतलब वहां पर डॉक्यूमेंट्स तो है लेकिन एक सीरीज है डॉक्यूमेंट्स की, एंड डिसीजंस दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका यूके में। नेक्स्ट में आते हैं 20th में भी देखिए असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर कंट्रीज जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? मिलिट्री लीडर्स ने बनाया, इसीलिए वो डिफंक्ट है। डिफंक्ट मतलब ऐसे समझ सकते हैं वो एक तरफ है। ठीक है, हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो मतलब ऐसे लीडर्स ने बनाया, ऐसे मिलिट्री लीडर्स ने बनाया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लोगों के साथ क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको समझा ही नहीं, और उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो गया। रीजन क्या दिया गया? द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएस आर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। तो अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ठीक है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो ये कैसे बना है? तो पहली चीज, इसको मिलिट्री के लीडर्स ने तो बनाया नहीं, ठीक है, इसको पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बनाया। और दूसरी चीज तब बनाया गया जब नेशनल मूवमेंट खत्म हो चुकी थी, मतलब नेशनल मूवमेंट के बाद बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट में जो भी चीजें, जो भी कमी आई हैं, वो सब चीजें यहाँ पर देखी गई हैं, वो सब चीजों को यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों बातें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों दोनों करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट देयर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्या कहा गया, इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, ये कहाँ से आई थी? तो ये आपने सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान एक आया था, वहां से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाने की बात हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को बनाने की बात हुई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 दिसंबर को पहली मीट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग जो हुई है 9 दिसंबर को ही, और लास्ट मीटिंग जो हुई, ठीक है, कब से कब तक बना? तो फर्स्ट मीट हुई 9 दिसंबर को, और लास्ट मीट जो हुई है वो 26 नवंबर 1949 को हुई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन दोनों डेट्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कहा जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की थी उसी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया नेपाल के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इन 2008। देखिए 2008 में क्या हुआ, नेपाल इमर्ज एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। पहले नेपाल क्या था, तो मोनार्क था, यहाँ पर राजा हुआ करता था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2008 में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की फाइनली नेपाल अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर डैश। तो किस ईयर में नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो देखिए 2008 से 2015 हो गया, मतलब 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। याद रखिए 7 साल लग गए। जबकि अगर भारत को देखा जाए तो भारत 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 3 साल में ही उसने क्या कर लिया, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी और बात करी गई, नेपाल से रिलेटेड ही है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिटेंट एजिटेशंस हो रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए मेन इशू क्या था कि मोनार्की था। मोनार्क जो था वो अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहा था और लोग क्या चाह रहे थे कि इसको हटा दिया जाए। सम ग्रुप्स इन द नेपाल वांटेड टू एबॉलिश, यही सब चीज़ें हैं कि एबॉलिश करने चाह रहे थे मोनार्की को और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अदर बिलीव दैट, मतलब ये जो और भी कई सारे लोग थे जो ये बिलीव कर रहे थे लिमिटेड मोनार्की में, और वो कह रहे थे कि किंग को रहने दीजिए, बस उसके रोल को रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, और किंग खुद भी रेडी नहीं था कि वो अपने पावर को छोड़े, मतलब अपनी किंगशिप को छोड़े, और उसने सारी की सारी पावर ले ली थी कब, 2002 में, अक्टूबर 2002 में। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिखेंगे, एक स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिखेगा। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। तो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस देते हैं, तो आंसर है नहीं। एवरी तो बिल्कुल ही गलत है, नो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा विश्व में नहीं है जो अपने सिटीजन को परफेक्ट जस्टिस दे पाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यही आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस, बिल्कुल ठीक है। डिजाइनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, ये भी बिल्कुल सही है। द सब्सटेंटिव पावर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is the hallmark of successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सबके सब स्टेटमेंट सही हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप देखेंगे पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली 3 सेक्शंस में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। तो कौन इसमें नहीं है, तो पुलिस में डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं स्टेटमेंट दिए गए, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ अ चेंज। तो देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया गया कि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे चेंज आते हैं, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, जब वो चेंजेस आएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया, अब यहाँ पर अगर फ्लेक्सिबल, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीज छूट गई है, अगर बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो कोई परमानेंट जस्टिस नहीं दे सकता। ऐसे आप समझ सकते हैं, इट कैन नॉट गिव परमानेंट जस्टिस। क्यों नहीं दे सकता, जैसे ही फ्लेक्सिबल होगा, अब कोई भी मान लीजिए मुद्दा उठा, उस पर कोई बात हुई और क्या हुआ कि सरकार को लगा ये मुद्दा गलत है, तो उसने क्या किया, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ना बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 27th पे आते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई, वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी जा रही है, तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, अभी आपको बताया था कब हुई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात करी गई, रीअसेंबल्ड एट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट पे आते हैं, 28th में कहा गया, Constituent Assembly members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies। तो देखिए आपको पता होगा पहले क्या था, इंडिया में कई सारे प्रोविंसेस थे। इंडिया में क्या थे, प्रोविंसेस थे, बहुत सारे प्रोविंसेस, मतलब 11 से 12 प्रोविंस अगर आप देखेंगे उस समय ब्रिटिश ने बनाए थे। ठीक है, अब हर प्रोविंस में अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। जैसे मान लीजिए यूपी है तो यूपी की अलग लेजिस्लेटिव असेंबली थी, बिहार की अलग थी, बंगाल की अलग थी, उड़ीसा की अलग थी, अलग अलग जगह की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आए वो कहाँ से आए, तो लोगों ने इनको नहीं इलेक्ट किया था। ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को चुन के भेजा था
उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा गया है। ठीक है, दैट दे हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की यहाँ बात हो रही है 28th क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर 28th क्वेश्चन 1935 की बात हो रही है। ठीक है, कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है वो कब बनी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बनी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है। हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड। अब किसकी थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन कौन था इसमें, सजेस्टेड बाय दी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, ठीक है, प्रोविंसेस के लोग थे, और कुछ ऐसी बॉडीज थी जो सरकारी बॉडीज थी उनके भी लोग थे। 4 ऐसी सरकारी बॉडीज थी, कमिश्नरेट थे उनके भी यहाँ पर कुछ मेंबर्स थे। ठीक है, सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो एक प्लान के थ्रू बनी है, और उस प्लान को क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th पे आते हैं। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, देखिए हर एक प्रोविंस की बात करी जाए, हर एक प्रिंसली स्टेट की बात करी जाए, वहां से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और किस प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रपोर्शन जो था वो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन सही है। अब इसको देखिए कैसे याद करना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 10 लाख पे, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द प्रोविंसेस दैट वर अंडर द ब्रिटिश रूल। अब देखिए जो प्रोविंसेस ऐसे थे जो ब्रिटिश रूल के अंदर में थे, वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, उनको कितने मेंबर्स को इलेक्ट करना था, 292। वाइल द प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड अ मिनिमम ऑफ डैश सीट्स, लेकिन प्रिंसली स्टेट जो थे उनको कितने लोगों को भेजना था, तो उनको भेजना था 93 लोगों को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे भेजना था हमने आपको तरीका बता दिया। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक प्रोविंस में जो सीट्स थी वो मेनली 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। मतलब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थोड़ी सी कर ली गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को यहाँ पर बांटा गया था और उस हिसाब से लोगों को यहाँ पर आना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचना था। 33rd पे आते हैं। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली elect their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote। तो बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, और साथ ही साथ जो इलेक्शन का टाइप था वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये ठीक है, तो ये इस तरीके का वोटिंग सिस्टम था जो आपको यहाँ पर समझना है। 34th में कहा गया वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। देखिए ऐसा किसने कहा है कि हम लोग को अपनी डेमोक्रेसी को, हम लोग को अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी बनाना है, ऐसा कहा है B.R. अम्बेडकर जी ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। 35th में देखिए क्या कहा गया, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, तो जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 का जो प्लान था इसी के थ्रू पार्टीशन हुआ। ठीक है, दोज मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल। अब देखिए दो यहाँ पर मेनली पार्टीज थी, एक थी कांग्रेस, ठीक है, और एक थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें दोनों के लीडर्स आए। अब जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो यहाँ के जो लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे वो तो अलग पाकिस्तान में चले गए। तो यहाँ पर जो टोटल लीडर्स थे वो हो गए कम। अभी तक कितने थे, अभी तक थे 389 मेंबर्स, अब ये कम हो गए। कितने कम हो गए, यही यहाँ पर मेनली आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 90 लीडर जो थे यहाँ से आए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, तो ये कम हो गए, ये कितने हो गए, 299 हो गए थे टोटल। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट हुआ है, ठीक है, और यही डेट अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। ठीक है, कोई पूछ लिया था कि प्रियम्बल में जो डेट लिखी हो कौन सी है, तो 26 नवंबर 1949। 37th पे आते हैं। इसमें कहा गया हाउ मेनी मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950। अब देखिए कितने ऐसे मेंबर्स थे जो 24 जनवरी को प्रेजेंट थे, उन लोग ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 24 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, जब फाइनली साइन हुआ, ठीक है, फाइनली जब पास हुआ तो कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो 284 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, 15 मेंबर्स यहाँ पर नहीं थे। टोटल मेंबर्स कितने थे, 299, जिसमें से कितने प्रेजेंट थे, तो 284 प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, देखिए 26 जनवरी को तो बना दिया गया था, 26 नवंबर को जो बना दिया गया था 1949 को, लेकिन फुल्ली जो फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1950 में आया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया,
द मेंबर्स ऑफ असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से नहीं आए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान ने, गरीब ने, महिला ने, सबने वोट किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे आए थे हमने आपको बताया, सीरियस अटेम्प्ट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कैसे आए थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने इनको इलेक्ट किया था, ठीक है। कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, ये सब चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 40th पे आते हैं, इसमें कहा गया द असेंबली हैड डैश मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल मेंबर शेड्यूल कास्ट के कितने थे, तो ये 28 थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 में देखिए कहा गया कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली। अब कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर्स थे। ऑक्यूपाइड एज मेनी एज डैश ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कांग्रेस डोमिनेट करना था, कितनी सीट थी, तो 82 सीट्स यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो देखिए पहले परमानेंट प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अगर आपसे पहले इंटरिम प्रेसिडेंट पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43rd पे आते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज इन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस। तो हर एक इशू को डिस्कस किया गया था जो भी एक मॉडर्न इंडिया बनाता, ठीक है, विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन, मतलब पूरे कायदे कानून से उसको डिस्कस किया गया था, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को देखा गया था। ओनली वन प्रोविजन, सिर्फ एक प्रोविजन था जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई खिलाफ नहीं गया, और वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। मतलब वोटिंग सबको मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आदमी हो, चाहे तो कोई भी हो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी, अलग अलग लोग वहाँ के चेयरमैन थे, इसको पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो मेजर कमिटीज कितनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो ये थी 8। 48th में कहा गया द असेंबली मेट फॉर, कितने दिनों के लिए असेंबली हुई थी, ठीक है। टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 2 साल 11 महीने 18 दिन बना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो कितने दिन हुई है, तो वो 166 डेज हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज देखिए दी गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज गिवन कंक्रीट शेप एंड फॉर्म प्रिंसिपल, सब चीजें हैं कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो भी चीजें बनाई है वो प्रॉपर तरीके से बनाई हैं। 47 में कहा गया द बेस्ट समरी ऑफ प्रिंसिपल दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने कब इसको पास किया था, कब इसको लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ये लेके आए थे 1946 में, ठीक है। तो 1946, हाँ 1946 में लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ऑल दी पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सॉवरेन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी जो पावर्स हैं शैल फ्लो फ्रॉम, तो कहाँ से आती हैं सारी पावर्स, तो ये आती हैं लोगों से, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे शुरुआती लाइन में क्या लिखा है प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो संविधान है वो किसके लिए है, लोग के लिए, लोगों ने बनाया है, ठीक है। जो सारी पावर है कहाँ से फ्लो करती है, लोगों से फ्लो करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट मतलब वो मिल जाएंगे सोर्स जो हैं, जैसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP ली गई है। फ्रेंच से क्या लिया गया है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ली गई है। कनाडा से देखेंगे तो क्वासी फेडरलिज्म, हम लोग का जो मतलब इंडिया है वो ना ही बहुत यूनियन जो है, मतलब वो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा फेडरल है या पूरा यूनिटरी है, वो क्वासी फेडरल है। और ये केसी वियर ने कहा था, किसने कहा था, केसी वियरे ने कहा था कि हमारा इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक है, मतलब फेडरल सिस्टम तो है लेकिन सेंटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। रेसिडुअल पावर्स का जो आइडिया है वो भी कनाडा से ही लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएस से ली गई हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस भी अगर आप देखेंगे तो यूएसए से ही लिया गया है। ब्रिटिश मतलब यूके से क्या लिया गया, तो फर्स्ट यूके से मेनली अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी ब्रिटिश से लिया गया है। स्पीकर का जो पोस्ट है वो भी ब्रिटिश से ली गई, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, कैसे लॉ बनाया जाएगा, ये भी ब्रिटिश से लिया गया है।
इसके बाद आते हैं 49th क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 8 थे, इस समय अगर आप देखेंगे तो 12 शेड्यूल हैं, 4 बाद में ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो इस समय 12 ही आप लगाएंगे आंसर। हाउ मेनी शेड्यूल, नहीं यहाँ पर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पूछी गई, शेड्यूल नहीं पूछा गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पूछी गई। भारत के संविधान में कितनी है, ये है 22। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे जो प्लेलिस्ट में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को इसी तरीके के एमसीक्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।